क्लास में मैं स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 10वीं का सहायक वाचन पाठ 2 तेरे घर पहले होता विश्व सवेरा पढ़ेंगे। इसका पहले हमने अध्याय 1 में लोक संस्कृति की स्मृति रेखा नर्मदा के विषय में पढ़ा था और मुझे उम्मीद है कि आपने उसको अच्छे से उसके प्रश्नोत्तर को याद कर लिया होगा। तो चलिए आज हम देखते हैं कि कविता मेरे घर होता पहले विश्व सवेरा। इसके कवि हैं श्री माखनलाल चतुर्वेदी जी। तो माखनलाल चतुर्वेदी जी का जीवन परिचय देखते हैं। चतुर्वेदी जी का जन्म 4 अप्रैल सन 1889 ईस्वी में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बावई नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित नंदलाल चतुर्वेदी था और आपकी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात आपने घर पर ही संस्कृत, बंगला, गुजराती, अंग्रेजी आदि का अध्ययन किया और इन्होंने कुछ दिन अध्यापन कार्य भी किया। सन 1913 ईस्वी में ये प्रसिद्ध मासिक पत्रिका प्रभा के संपादक नियुक्त हुए और श्री गणेश शंकर विद्यार्थी की प्रेरणा तथा साहचर्य के कारण ये राष्ट्रीय आंदोलनों में भाग लेने लगे। इन्हें कई बार जेल यात्रा भी करनी पड़ी। सन 1943 ईस्वी में हिंदी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष हुए। सागर विश्वविद्यालय ने इन्हें डी.लिट उपाधि तथा भारत सरकार ने पद्म भूषण की उपाधि से भी अलंकृत किया गया। 30 जनवरी सन 1968 ईस्वी को आपका स्वर्गवास हो गया। आपके रचना संग्रह। चतुर्वेदी जी के रचना संग्रह हिम किरीटनी, हिम तरंगिणी, माता, युगचरण, समर्पण, वेणु लो गुंजे धरा। इनके अतिरिक्त चतुर्वेदी जी ने नाटक, कहानी, निबंध और संस्मरण भी लिखे हैं। इनके भाषणों के चिंतक की लाचारी तथा आत्मदीक्षा नामक संग्रह भी प्रकाशित हुए हैं। चतुर्वेदी जी की प्रसिद्ध कवि के रूप में ही अधिक, किंतु ये एक पत्रकार, समर्थ, निबंधकार और सिद्धस्थ संपादक भी थे। इनके गद्य काव्य की अमर प्रति साहित्य देवता है। इनके काव्य का मूल स्वर राष्ट्रीयतावादी है, जिसमें त्याग, बलिदान, कर्तव्य भावना और समर्पण का भाव है। आपके राष्ट्रीय आंदोलनों को स्वर देने में इनका प्रमुख स्थान रहा। इनकी कविता में यदि कहीं ज्वालामुखी की तरह धधकता हुआ अंतर्मन है, तो कहीं पौरुष की हुंकार और कहीं करुणा से भरी मनोहार भी है। इनकी रचनाओं की प्रवृत्तियां प्रायः स्पष्ट और निश्चित हैं। राष्ट्रीयता इनके काव्य का कलेवर है, तो भक्ति और रहस्यात्मक प्रेम इनकी रचनाओं की आत्मा है। माखनलाल जी ने खंडवा मध्य प्रदेश से कर्मवीर साप्ताहिक पत्र भी निकाला। आपकी भाषा खड़ी बोली है। इसमें संस्कृत के सरल और तत्सम शब्दों के साथ फारसी के शब्दों का प्रयोग हुआ है। कहीं कहीं भाषा भावों के साथ चलने में असमर्थ हो जाती है, जिससे भाव अस्पष्ट हो जाता है। इनकी शैली में ओज की मात्रा अधिक है। भावों की तीव्रता में कहीं कहीं इनकी शैली दुरूह और अस्पष्ट हो गई है। चतुर्वेदी जी की भाषा ओजपूर्ण है। खड़ी बोली का अधिक प्रयोग किया है। भाषाओं की बोलचाल में प्रयुक्त शब्दों के साथ साथ उर्दू और फारसी के भी शब्दों का प्रयोग हुआ है। इनकी भाषा में एक विचित्र प्रकार की सरलता और मिठास है। इन्होंने गतिशैली और अमिधा शक्ति का अधिकाधिक प्रयोग अपने काव्यों में किया है। वीर रस और श्रृंगार रस की छटा इनके काव्यों में देखने को मिलती है। इन्होंने अपनी रचनाओं में गेय छंदों का प्रयोग किया है। साथ ही उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों का भी अधिकाधिक रूप में प्रयोग किया है। अतः इनकी काव्य रचनाएं कलात्मक भाव से परिपूर्ण हैं। तो आइए अब देखते हैं कविता तेरे घर पहले होता विश्व सवेरा। तो बच्चों पहले इस कविता का वाचन करेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे साथ साथ आप भी इसका वाचन करेंगे। एक गगन है, मुक्त पवन है,
मुक्त सांस गबरीली, मुक्त गगन है, मुक्त पवन है, मुक्त सांस गबरीली, 5-7 लावी सदियों की हुई श्रृंखला ढीली, टूटी नहीं कि लगा अभी तक उपनिवेश का दाग, अरे तिरंगे तुझे उड़ाए जगह जगह कर आग, उठ रण राते ओ बल खाते विजयी भारतवर्ष, नक्षत्रों पर बैठे पूर्वज मान रहे उत्कर्ष, ओ पूरब के प्रलय पंथी, ओ जग के सेनानी, होने दे भूकंप की तूने आज भ्रकुटियां तानी, तेरे नभ पर उड़ जाते हैं वायुयान ये किसके, भुज वज्रों पर भुक्ति स्वर्ण को क्यों ना देख ले घिसके, 3 और सागर लहराता लहरें दौड़ी आती, चरण भुजा कटिबंध भूमि तक वे अभिषेक सजाती, उठ पूरब के प्रहरी पश्चिम घूर रहा घर तेरा, साबित कर तेरे घर पहले होता विश्व सवेरा, सूझों में सांसों में सागर में श्रम में और ज्वारों में, जीने में मरने में प्रतिभा में आवेश कारों में, तुझ पर पड़तो किरणें झूठी हो जाती जगमाता, जीने की ये मंत्र रक्त से लिखो भाग्य विधाता, 3 तरफ सागर की लहरें जिनका बने बसेरा, पतवारों पर नियति सजावे जिसके सांझ सवेरा, बनती हो मल्लाह मुट्ठियां जहां भाग्य की रेखा, रत्नाकर टकरा टकरा कर दे रत्नों का लेखा, उस लहरीले घर के झंडे देश देश में लहरे, लहरों में जागृत नर प्रहरी कभी न गति में ठहरे, चिंतक चिंता धारा तेरी विश्व प्राण पा बैठी, रे योद्धा प्रत्यंचा तेरी उठकी बाण पा बैठी, प्रबल शत्रु का वेग कुचल विजयी हो देश तुम्हारा, लाल किले के झंडे में अंगुली निर्देश तुम्हारा, ब्रिटिश राज जब टुकड़े टुकड़े हुआ कि फिर किसका भय, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम लख तेरी ही जय जय, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम लख तेरी ही जय जय, मस्तक पर दायित्व भुजा में शस्त्र ध्रगों में ज्वाला, तेरे हुंकारों पर उमड़े कोटि कोटि जय माला, 30 करोड़ धड़ों पर जीवित 30 कोटि ये सर हैं, तुम संकेत करो कि हथेली पर हंसकर हाजिर हैं। बच्चों, ये कविता थी। आइए अब हम इसके प्रश्नोत्तर देखते हैं कि नक्षत्रों पर बैठे पूर्वज माप रहे उत्कर्ष का आशय क्या है। तो कवि का आशय है कि नक्षत्रों पर बैठे पूर्वज माप रहे उत्कर्ष से आशय है कि प्रारंभ में भारत अंग्रेजों के अधीन था, लेकिन जब देश स्वतंत्र हो गया तब उन्होंने एक स्वतंत्र वातावरण में चैन की सांस ली, पराधीनता का दौर खत्म हो गया और देश आजाद हो गया। कवि का कथन है कि तुमने एक स्वतंत्र वातावरण में भारत को विजयी देखा है, लेकिन अब तुम्हें हमेशा ही चैतन्य रहना है तथा देश की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहना है, क्योंकि हमारे पूर्वज जिन्होंने देश के लिए बलिदान करके स्वर्णिम भविष्य का सपना संजोया था, आज उसे पुनः उत्कर्ष रूप में देखने के अभिलाषी हैं। कि आज़ादी पाने के लिए हमारे पूर्वज ने कितनी परेशानियां, कितनी यातनाएं झेली हैं, तो उस स्वतंत्रता को बनाए रखें। प्रश्न दूसरा है, उपनिवेशवाद के दाग को कवि ने किसे कहा है, स्पष्ट कीजिए। भारत अंग्रेजों के अधीन था, यह गुलामी ही भारत और भारतवासियों के लिए
उपनिवेशवाद का दाग है, क्योंकि अंग्रेजों के शासन में भारतीयों को अपने ही देश में रहकर अंग्रेजों की गुलामी और चाटुकारिता करनी पड़ी थी। ऐसा न करने पर उन्हें प्रताड़ित किया जाता था। इसी दासता को कवि ने उपनिवेश का दाग कहा है कि जब हमारा देश पराधीन था और अंग्रेजों का शासन था, उस समय अपने ही देश में भारतवासी पराधीन थे, अंग्रेजों के अधीन थे और उनके अत्याचारों से ग्रसित थे। तो उसे ही कवि ने उपनिवेशवाद का दाग कहा। फिर है प्रश्न तीसरा, कवि स्वतंत्रता को स्थायी रखने के लिए क्या चाहता है? तो कवि स्वतंत्रता को स्थायी रखने के लिए यह चाहता है कि हमें हर पल सचेत रहना चाहिए, क्योंकि शत्रु कभी भी चालाकी से हमारे देश पर आक्रमण कर सकता है। अतः हे भारत भूमि के वीरों, तुम देश की रक्षा करने के लिए सदैव तत्पर रहो, क्योंकि अब देश की स्वतंत्रता का सारा भार भारतवासियों के कंधों पर है। तो बच्चों, कवि कहते हैं कि यह स्वतंत्रता पाने के लिए हमारे पूर्वजों ने बहुत अधिक परेशानियां झेली हैं और इसको बनाए रखने के लिए हमें हमेशा सतर्क, सचेत और चौकन्ना रहना है, जिससे कि शत्रु हम पर कभी आक्रमण या हमला न कर सके। और इस स्वतंत्रता का रक्षा का सारा भार किस पर है? भारतवासियों के कंधों पर है। अब है कि उपरोक्त कविता का केंद्रीय भाव स्पष्ट कीजिए। तो तेरे घर होता पहले विश्व सवेरा कविता में कवि माखनलाल चतुर्वेदी ने बताया है कि वर्षों से ब्रिटिश शासन के अधीन रहने वाले भारतीयों ने स्वतंत्र होने के उपरांत खुली हवा में चैन की सांस ली, लेकिन कवि का कहना है कि हमें सदैव जागरूक रहना चाहिए। इस अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए हमें तिरंगा उड़ाकर लोगों में देश प्रेम व स्वतंत्रता की अनुभूति करानी होगी। युद्ध के नगाड़े भारत की विजय का गुणगान कर रहे हैं। ये आकाश में उड़ने वाले वायुयान किसके हैं? जिस प्रकार से स्वर्ण को घिसकर परखा जाता है, उसी प्रकार हमारे देश के सैनिकों को रणभूमि के लिए परख कर तैयार किया जाता है। जिस तरह सोने की शुद्धता को परखा जाता है घिसकर, उसी तरह हमारे देश के जो वीर सपूत हैं, जो सैनिक हैं, जिनके द्वारा हमारी सुरक्षा निर्धारित होती है, उनको भी रणभूमि में परखा जाता है। कवि ने पूर्व और पश्चिम को प्रहरी की संज्ञा प्रदान की है। प्रत्येक भारतवासी की प्रतिभा विलक्षण है। ये श्रम करने को तत्पर रहते हैं तथा देश की बलिवेदी पर अपने प्राणों का न्यौछावर और बलिदान करने के लिए हमेशा अग्रसर और तत्पर रहते हैं। भारत भूमि के तीन ओर समुद्र है। यहाँ पर भाग्य रूपी पतवारों के द्वारा नाव चलती है। जिस प्रकार जल की लहरें निरंतर उठती हैं, उसी प्रकार हम भारतवासी अपने देश के झंडे की रक्षा के लिए सजग प्रहरी की भांति हमेशा तत्पर रहें। कवि का कथन है कि शत्रु को कुचलते हुए हमारा देश विजयी हो। जिस ब्रिटिश साम्राज्य से के टुकड़े टुकड़े हो गए हों, उन्हें हम उन शासकों से डरने की जरूरत नहीं है। आज हमारे ऊपर अपने देश की रक्षा का भार है। हम सभी भारतवासी क्रोध की अग्नि से युक्त अपने हाथों में शस्त्र लेकर युद्ध करने को हर पल तैयार हैं। तुम तनिक सा संकेत करके परीक्षा करो, तुम्हारे इस संकेत पर सैकड़ों भारतवासी मर मिटने को तैयार हो जाएंगे। फिर आगे का प्रश्न है, तेरे घर होता विश्व सवेरा कवि ने कविता के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? तो तेरे घर पहले होता विश्व सवेरा कविता के माध्यम से कवि ने संदेश दिया है
कि भारत देश के निवासी अन्य देशों की अपेक्षा उत्तम व श्रेष्ठ हैं। सबसे पहले भारत में स्वतंत्रता का सूर्योदय हुआ। आज तेरे ही घर में अर्थात भारतवासियों ने सबसे पहले स्वतंत्र और उन्मुक्त वातावरण में सांस ली। आज हम सभी का कर्तव्य है कि अपने देश की रक्षा करें, देश के स्वाभिमान के लिए अपने प्राणों का न्यौछावर करने को तत्पर रहें। हम भारतवासियों को अपने देश की तथा मातृभूमि की रक्षा के लिए सदैव सचेत और सतर्क रहना चाहिए। हम सभी एकजुट होकर अपने तिरंगे की शान को बनाए रखें। यही कविता के द्वारा कवि ने संदेश दिया है। हम एकता के सूत्र में बंधकर ही देश के विकास एवं प्रगति का पथ प्रशस्त कर सकते हैं और हर पल देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों को निछावर कर सकते हैं। फिर है प्रश्न, कवि देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए क्या चाहते हैं? कवि देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कहते हैं कि सभी देशवासी प्रहरी की भांति जागृत रहें। जिस प्रकार एक प्रहरी हमेशा सतर्क और सचेत रहता है, उसी तरह प्रत्येक देशवासी भी जागृत रहें, सतर्क रहें और वे कभी भी अपने कर्तव्य से विचलित ना हो। वे अपने कर्तव्य के मार्ग से कभी भी हटे नहीं, हमेशा अपने कर्तव्य के मार्ग पर अडिग रहें। जब शत्रु प्रबल वेग से आगे बढ़े तो सभी देशवासियों को एकजुट होकर विजय बनने की प्रबल आकांक्षा रखनी चाहिए। आत्मनिर्भर रहने के लिए व्यक्ति को कर्तव्यनिष्ठ होना आवश्यक है। कर्तव्य पालन वही व्यक्ति कर सकता है जो अपनी मातृभूमि से प्यार करता है और उसकी सुरक्षा के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने के लिए हमेशा अग्रसर और तत्पर हो। देश के नागरिकों को अपने दायित्व का बोझ होना, भुजाओं में शस्त्र तथा नेत्रों में क्रोधाग्नि प्रज्वलित करना अपेक्षित है। तेरी एक हुंकार पर करोड़ों मानव स्वयं को बलिदान करने के लिए तत्पर हैं। बच्चों, ये कुछ बहुत विकल्पी प्रश्न हैं, तो आप इनको और सारे प्रश्नों के उत्तरों को अपनी कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे।